नमस्कार साथियों, उत्तर प्रदेश होमगार्ड के लिए बेस्ट क्वेश्चन करेंगे। जीके जीएस के प्रश्नों को करेंगे। आपके एग्जाम में वेटेड जीके जीएस का पूरा जीके जीएस ही आना है, तो आप इन ऐसे प्रश्नों को करो जो आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिल जाएं। और ऐसे प्रश्न भी हैं एनसीईआरटी बेस्ड फैक्ट आपको मिलेंगे। जो फैक्ट आपको बताएंगे वो एनसीईआरटी बेस्ड बताएंगे। और क्वेश्चन का बेस्ट लिया गया है पीवाईक्यू से। पीवाईक्यू कहाँ के? यूपी पुलिस और यूपीएसआई के। आप कहीं भी पढ़ रहे हो लेकिन प्रैक्टिस करना जरूरी है। ये मॉर्निंग में क्लास मिलती है, आज थोड़ा लेट मिल रही है, लेकिन अब कल से मॉर्निंग में आपको क्लासें मिल जाएगी। मौलिक अधिकारों से इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम स्टडी संग्राम पर मिल जाती है। आप अगर पहली बार जुड़े हो तो स्टडी संग्राम पर जाकर इसी पीडीएफ भी देख सकते हो। अब देखो, मौलिक अधिकार की अगर हम बात करते हैं तो मौलिक अधिकार से कौन सा भाग संबंधित है? भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग या 4? तो भाग 3 क्या हो जाता है? मौलिक अधिकार हो जाता है। मौलिक अधिकार से संबंधित कौन सा भाग हो जाएगा? भाग 3 हो जाएगा। अब यहां से एक क्वेश्चन आपको बताते देते हैं जो आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। आ से अधिकार पूछा जाता है, जैसे हमारे संविधान में कुछ ना कुछ दूसरे देशों से लिया गया है। तो मौलिक अधिकार है, तो अधिकार अगर दे दिया जाए तो आ से अधिकार, आ से अमेरिका, अर्थात मौलिक अधिकार के प्रावधान को किस देश के संविधान से लिया गया है याद कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। आ से अधिकार, आ से अमेरिका। मौलिक अधिकार कहां से लिया गया? अमेरिका से लिया गया है, याद रखना। और भाग 3 में क्या हो जाता है? मौलिक अधिकार हो जाता है। मौलिक अधिकार। अब भाग 3 को एक एग्जाम में और भी प्रश्न पूछा गया था, संविधान का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है? तो भाग 3 को कहा जाता है, याद रखना। 3 क्वेश्चन बताए। मौलिक अधिकार कहां से लिया गया? अमेरिका से। मौलिक अधिकार किस भाग में है? भाग 3 में हो जाएगा। और यहां से आपसे हम और भी प्रश्न पूछेंगे, अभी जो बिल्कुल संविधान का मैग्ना कार्टा जो आया है उसको भी दिखाएंगे। अगर हम वर्तमान में मौलिक अधिकार की बात कर लेते हैं, इसको भी जानना जरूरी है। मौलिक अधिकार जो वर्तमान में होते हैं, आप समझ लो, ये स्क्रीनशॉट ले लेना, एग्जाम में क्वेश्चन यहां से बनेगा। और ये क्लास भी डाउनलोड कर लेना, एग्जाम जब होगा देख लेना, यहीं से क्वेश्चन आएगा। अब देखो, मौलिक अधिकार की अगर बात कर लेते हैं तो मौलिक अधिकार देख लो। मौलिक अधिकार की वर्तमान में संख्या की अगर बात करते हैं तो मौलिक अधिकार कितने हो जाते हैं? 6 हो जाते हैं। क्या पहले भी 6 होते थे? नहीं होते थे। पहले मौलिक अधिकार की संख्या कितनी होती थी? 7 होती थी। लेकिन अभी भी बताएंगे कि वह एक मौलिक अधिकार कौन सा है जो मौलिक अधिकार नहीं रहा है, वहां से भी प्रश्न बनेगा। तो देखो, पहला मौलिक अधिकार समानता का अधिकार हो जाएगा, जो अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक हो जाता है। स्वतंत्रता का अधिकार कब से कब तक हो जाता है? तो अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक हो जाता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 तक हो जाता है। धर्म के स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक हो जाता है। संस्कृति और संबंधी अधिकार कितना होता है? 29 से 30 होता है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 होता है। और यहां से बार बार प्रश्न पूछा जाता है, कौन से आर्टिकल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था? तो अनुच्छेद 32 को कहा था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जो आपके एग्जाम देखो यूपीएसआई में एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। देखो, यूपीएसआई में आ चुका है कि भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? अभी हमने बताया था मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? भाग 3 को कहा जाता है। और भाग 3 आप समझ चुके हो क्या हो जाता है? सर, मौलिक अधिकार हो जाता है। और मौलिक अधिकार कहां से लिया गया था? बता दो कमेंट सेक्शन में सभी। अब देखो, यहां से हम बात करते हैं कि भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक क्या हो जाता है? अभी हमने बताया 14 से 18 तक क्या हो जाएगा? क्या संवैधानिक उपचारों का अधिकार होगा? नहीं होगा। आप जानते हो अनुच्छेद 32 क्या होता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार होता है। और इसी अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था? संविधान की आत्मा कहा था। ये क्लियर हो जाना चाहिए। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अभी हमने बताया था अनुच्छेद 25 से लेकर के क्या होता है? 28 तक होता है। 25 से 28 तक होता है। तो समता या समानता का अधिकार क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 14 से 18 हो जाएगा। चैनल नए हो सब्सक्राइब कर लेना और सभी साथियों के साथ अपने शेयर कर देना जिन लोगों ने आपके साथ तैयारी कर रहे हो या किसी भी ग्रुप से जुड़े हुए हो। अब देखो, मूलभूत अधिकार नहीं है, कहीं मूलभूत अधिकार दे दे या मौलिक अधिकार दे दे, एक ही चीज होता है। और पूछा जा रहा है कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है, तो बता दो। मूलभूत अधिकार क्या? अभी हमने 6 बताए थे और देखो एक बताया था कौन सा नहीं है। तो समता समानता का अधिकार है, 6 है। शोषण के विरुद्ध अधिकार है। बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार है। संपत्ति का अधिकार जो है ये मूलभूत अधिकार नहीं है। बार बार प्रश्न पूछा जाता है कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। एक प्रश्न यहां से पूछा जाता है कि संपत्ति का अधिकार सर कैसा अधिकार है? तो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार या मूलभूत अधिकार नहीं है, तो कैसा अधिकार है? वैधानिक अधिकार है। कैसा है? वैधानिक अधिकार है। अगर कहीं कहीं आपको दे दे क्या कानूनी अधिकार है, तो बिल्कुल कानूनी अधिकार भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा।
सारे प्रश्न सेलेक्ट करके लिए गए, ऐसा नहीं कुछ भी प्रैक्टिस लेकर के आपके सामने आ गए। हिंद महासागर कृत्रिम रूप से किस नहर के माध्यम से जुड़ा हुआ है, ये बताइएगा। अब यहां से प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि सर सुएज नहर से जुड़ा हुआ है। अब सुएज नहर से बार बार प्रश्न क्या आता है कि भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली कौन सी नहर है, तो भूमध्य सागर से लाल सागर से जोड़ने वाली नहर कौन सी, सुएज नहर। सुएज नहर किसको किसको जोड़ती है, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नागालैंड की राजधानी कौन सी है। नागालैंड की राजधानी कौन सी है, यहां से एक क्वेश्चन एग्जाम के लिए सिलेक्ट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब नागालैंड की राजधानी क्या हो जाएगी, कोहिमा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कोहिमा हो जाएगी। नागालैंड से क्या कुछ और कोई प्रश्न आता है, बिल्कुल आता है। अब देखो नागालैंड से पूछा जाता है हार्नबिल त्योहार कहां मनाया जाता है, तो नागालैंड। हार्नबिल त्योहार कहां, नागालैंड। त्योहारों का त्योहार किसे कहते हैं, मतलब हार्नबिल त्योहार को कहा जाता है। हार्नबिल त्योहार को, हार्नबिल फेस्टिवल कहां है, नागालैंड में मनाया जाता है, और त्योहारों का त्योहार हार्नबिल को कहा जाता है। नागालैंड की राजधानी क्या हो जाएगी, कोहिमा हो जाएगी। आपसे पूछा जाएगा असम की राजधानी क्या हो जाएगी, तो असम की राजधानी क्या हो जाती है, गुवाहाटी हो जाती है। आपसे पूछे अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर हो जाएगी, और त्रिपुरा की क्या हो जाएगी, अगरतला हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश दो राज्यों की राजधानी है। देखो एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश दो राज्यों की राजधानी, पुडुचेरी, शिमला, चंडीगढ़ या दिल्ली। तो आप सभी को पता होना चाहिए चंडीगढ़ ऐसा केंद्र शासित प्रदेश हो जाता है जो दो राज्यों की राजधानी हो जाता है। अब पूछोगे सर कहां की हो जाएगा, तो पंजाब की हो जाएगा और हरियाणा की हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन रीजनिंग में भी देखने को मिलता है, लेकिन आप में रीजनिंग आनी ही नहीं है। अब देखो यहां पर क्या है, तो दो चंडीगढ़ हो जाएगा, पंजाब और हरियाणा की राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है, इंपॉर्टेंट है और सोचो, ये एनसीईआरटी की क्लास से क्वेश्चन है। एनसीईआरटी जो क्लास 9th की एनसीईआरटी होती है, वहां से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। अब देखो ये एसयूपी कांस्टेबल में आया है, बहुत जल्द एनसीईआरटी की भी क्लास शुरू कर रहे हैं, जिसको देखना जरूरी है, आपके एग्जाम में डायरेक्ट वहां से क्वेश्चन आएंगे। अब देखो कर्क रेखा कहां से कब नहीं गुजरती है। कर्क रेखा की अगर हम बात करते हैं तो इससे पहले जान लो सर कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, तो कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। अब हम कहते कहां से गुजरती है, तो देखो कर्क रेखा ही है जो भारत को दो भागों में विभाजित करती है। ये आपकी कर्क रेखा हो जाती है जो भारत को दो विभागों में विभाजित करती है। पहला राज्य देख लो आपका कहां पर हो जाता है, राजस्थान से गुजरती है, फिर गुजरात से गुजरती है, फिर मध्य प्रदेश से गुजरती है, फिर छत्तीसगढ़ से जो गुजरती है, फिर यहां पर देख लो यहाँ पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरती है। मतलब ये 8 राज्यों से गुजरती है। तो सबसे पहला राज्य आपका कौन सा हो जाता है, राजस्थान से गुजरती है, फिर त्रिपुरा से गुजरती है, फिर क्या हो जाता है, मिजोरम से गुजरती है, जबकि उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती। आपकी कर्क रेखा जो है कहां पर देखो, उत्तर प्रदेश कहां पर है, और आपकी कर्क रेखा यहां पर देख सकते हो। उत्तर प्रदेश आपका कहां हो जाता है, कर्क रेखा आपकी कहां हो जाती है, ये कर्क रेखा, ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश से आपकी नहीं गुजरेगी। टोटल रेखा पूछा जाएगा तो 8 राज्यों से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जनगणना। जनगणना से मोस्ट इंपॉर्टेंट बार बार प्रश्न आता है कि जनगणना किस शासक के समय शुरू हुई। तो जनगणना कब शुरू हुई थी, सबसे पहले 1872 में हुई थी। और जनगणना किसके शासनकाल में शुरू हुई थी, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में शुरू हुई थी। अब जनगणना पूछा जाता है कितने वर्ष के अंतराल पर होती है, तो 10 वर्ष के अंतराल पर होती है। अगर हम आपसे पूछें जनगणना किस सूची का विषय है, तो आप बता दोगे सर जनगणना क्या होता है, संघ सूची का विषय होता है। संघ सूची का विषय होता है। जनगणना किस सूची का विषय होता है, संघ सूची का विषय होता है। एक अगर हम पूछ लें जनसंख्या की सूची का, तब समवर्ती सूची का, तो जनगणना संघ सूची का विषय होता है। और जनगणना की शुरुआत 1872 में मेयो के शासनकाल में हुई थी। अगर हम पूछ लें स्थायी जनगणना कब से शुरू हुई थी, यह भी प्रश्न पूछा जाता है। तो स्थायी जनगणना लॉर्ड रिपन के शासनकाल से शुरू हुई थी। लॉर्ड रिपन को क्या कहा जाता है, स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। याद रखिएगा, एक से एक 2 बार क्लास कम से कम देखिएगा, क्योंकि फैक्ट ज्यादा बताएंगे तो आपको याद भी जरूरी होंगे, और बार बार देखोगे तो सारी चीजें जैसे आपको रट जाएंगी। उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री पूछा जा रहा है कौन हो जाएंगे, तो योगी आदित्यनाथ होंगे, गोविंद वल्लभ पंत, एनडी तिवारी, कल्याण सिंह। तो उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन होंगे, पंडित गोविंद वल्लभ पंत या श्री गोविंद वल्लभ पंत हो जाएंगे। अगर आपसे हम पूछें कि उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थे, तो आप क्या बताओगे। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो सुचेता कृपलानी थी। कौन थी, सुचेता कृपलानी। और प्रथम महिला राज्यपाल पूछ लें तो क्या बताओगे, सरोजिनी नायडू। प्रथम महिला राज्यपाल पूछ लें तो सरोजिनी नायडू आप
बताओगे, और प्रथम महिला मुख्यमंत्री पूछ लें तो क्या बताओगे, सुचेता कृपलानी बताओगे, और प्रथम मुख्यमंत्री पूछ लें तो गोविंद वल्लभ पंत बताओगे, याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत माता मंदिर स्थित है। अब देखो भारत माता मंदिर कहां पर स्थित है, तो आप बताइएगा। भारत माता, देखो यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है, तो भारत माता प्राचीन नगरी के नाम से जाना जाता है वाराणसी को, और ये कहां पर हो जाएगा, यहीं पर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है, नवाबों के शहर के नाम से किसे जाना जाता है। यूपी जीके का क्वेश्चन एक याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट आपकी दृष्टि से हो जाता है। अब देखो नवाबों का शहर किस नाम से जाना जाता है, लखनऊ को जाना जाता है। लखनऊ से एक क्वेश्चन, चलो ये नहीं आता, लेकिन एक क्वेश्चन और आ सकता है, क्या आएगा कि लखनऊ जो है आंशिक रूप से उत्तर प्रदेश की राजधानी कब बना था, तो 1921 में बना था। लखनऊ आंशिक रूप से राजधानी 1921 में बना था, और पूर्ण रूप से कब बनता है, तो 1935 में बनता है। पूर्ण रूप से लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी कब बना, 1935 में, और आंशिक रूप से कब बना था, 1921 में बना था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन है। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी पूछा जा रहा है, बता देना कौन हो जाएगा, तो यहां पर कौन हो जाएगा, सारस या क्रेन हो जाएगा, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, बता दो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, 24 जनवरी को होता है। 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है, जो 2018 से मनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस कब से मनाया जाता है, 24 जनवरी से मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, माघ मेला किस दिन शुरू होता है। माघ मेला कहां पर होता है, आप समझते हो, जो कुंभ आप कहते हो या महाकुंभ कहते हो वही होता है, तो उसे महाकुंभ या माघ मेला भी बोलते हैं। तो माघ मेला कब शुरू होता है, मकर संक्रांति, बसंत पंचमी के दिन, महाशिवरात्रि के दिन या अक्षय तृतीया के दिन। तो देखो माघ मेला कब शुरू होता है, तो मकर संक्रांति के दिन शुरू होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि जो भी जानकारी दी जाए आपको सबसे पहले और सबसे पहले क्लास मिले। क्लास आप देख लोगे, अंदाजा लग जाएगा कैसा कंटेंट है, कैसे आपको पढ़ा रहे हैं, और भी जो चीजें हैं आप बता सकते हो किस टॉपिक पर क्लास चाहिए, वो सारे टॉपिक हम अपलोड करने वाले हैं। पीतल की नगरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो फतेहपुर या मुजफ्फरपुर या मुरादाबाद, तो पीतल की नगरी के नाम से जाना जाता है, मुरादाबाद को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो आरबीआई की स्थापना पूछा जा रहा है, 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। अधिनियम कौन सा था, तो 1934 का अधिनियम था। 1934 के अधिनियम से 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना होती है। आरबीआई से और भी प्रश्न पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि आरबीआई का वर्तमान में हेडक्वार्टर कहां है, तो हेडक्वार्टर कहां पर हो जाता है, मुंबई में हो जाता है। लेकिन जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय कलकत्ता इसका हेडक्वार्टर हुआ करता था। लेकिन अगर हम बात करते हैं इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो 1 जनवरी 1949 को किया गया था। कब किया गया था, 1 जनवरी 1949 को क्या होता है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताने का काम कीजिएगा। देखो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है, प्राथमिक क्षेत्र का एक उदाहरण बताइएगा। अब प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण पूछा जा रहा है, इससे पहले कुछ चीजें आपको जानना जरूरी है। जैसे देखो ये एनसीईआरटी से हमने फैक्ट को उठाया है, जैसे देखो कार्य के स्वभाव पर हमने क्षेत्रों को बांटा है। अब जब कार्य के स्वभाव पर बांटता है तो प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक, तृतीय क्षेत्रक। जैसे मान लो देखो अपनी अर्थव्यवस्था में, आर्थिक गतिविधियों में बहुत सारे कार्य होते हैं, तो हमने क्या किया, कार्य के स्वभाव पर बांट दिया। कार्य के स्वभाव पर बांट दिया, तो कार्य के स्वभाव पर बांटा है तो 3 क्षेत्रों में बांटा, एक प्राथमिक क्षेत्रक बांटा, एक द्वितीय क्षेत्रक बांटा, एक तृतीय क्षेत्रक बांटा। तो प्राथमिक क्षेत्रक में क्या आता है, तो देखो प्राथमिक क्षेत्रक में कृषि से संबंधित सारी गतिविधियां आ जाती हैं। द्वितीय क्षेत्रक में क्या होता है, उद्योग आता है, द्वितीय क्षेत्रक में उद्योग आता है। तृतीय क्षेत्रक में क्या आता है, सेवा क्षेत्र आता है। तृतीय क्षेत्र में क्या आता है, सेवा क्षेत्र आता है। अब देखो जीडीपी में सर्वाधिक योगदान कौन करता है, सेवा क्षेत्र करता है। और देखो सर्वाधिक लोग काम पर किसमें लगे हैं, तो प्राथमिक क्षेत्र में लगे हुए हैं। तो जीडीपी में सर्वाधिक योगदान सेवा क्षेत्र करता है, याद रखिएगा। अब प्राथमिक क्षेत्र कृषि से संबंधित है, तो कृषि से संबंधित है तो ऐसा कौन सा है, देखो कृषि से कौन सा संबंधित होगा, परिवहन जो होगा ये तो सेवा से संबंधित हो जाएगा। सर कारखाना द्वितीय से संबंधित हो जाएगा, बैंक तीसरे से संबंधित हो जाएगा क्योंकि सेवा हो जाएगा। दुग्धालय, दुग्ध जो है या मछली पालन हो जाए या आप पशुपालन हो जाए, सब क्या हो जाएगा, आपका प्राथमिक क्षेत्र से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर, इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, इसको अभी हम अपलोड कर देंगे। किस मूल्य वर्ग को यूनेस्को की
विश्व धरोहर रानी की वाव को शामिल किया गया है। अब रानी की वाव जो है, ये देखो रानी की वाव है कहां पर है, गुजरात में। कहां पर है, गुजरात में। रानी की वाव कहां पर है, गुजरात में। अब देखो रानी की वाव कहां पर है, तो देखो 1000 रुपए के नोट पर है, या 500 रुपए के नोट पर है, या 100 रुपए के नोट पर है, या 1 रुपए के नोट पर है। बताइएगा रानी की वाव किस नोट पर है। रानी की वाव कहां है, गुजरात में है, और एक कितने रुपए पर नोट है, नए 100 के नोट आप जो देखोगे तो रानी की वाव हो जाएगा। अब यहां कुछ चीजें आपको जानना जरूरी है। जो नए नोट आपके हैं, जैसे 10 का मंदिर, जो 10 रुपए का नोट है, यहां पर कोणार्क सूर्य मंदिर बना हुआ है। 10 रुपए पर क्या है, कोणार्क सूर्य मंदिर है। 20 रुपए का नोट देखोगे तो एलोरा की गुफा बनी हुई है। 20 रुपए के नोट पर क्या बना है, एलोरा की गुफा बनी हुई है। 50 रुपए के नोट पर क्या है, हम्पी का रथ बना हुआ है। हम्पी का रथ बना हुआ है। तो ये याद रखना, सूर्य मंदिर कोणार्क किस पे बना है, 10 रुपए के नोट पर। एलोरा की गुफा किस पे बनी, 20 रुपए के नोट पर। हम्पी का रथ किस पे बना, 50 रुपए के नोट पर। रानी की वाव किस पे बनी हुई है, 100 रुपए के नोट पर। स्क्रीनशॉट ले लेना, इंपॉर्टेंट है। सांची का स्तूप किस पे बना है, सांची का स्तूप बनवाया किसने था, ये मध्य प्रदेश में हो जाता है, और अशोक ने बनवाया था। और एक कितने रुपए पर नोट पर है, 200 रुपए के नोट पर। और लाल किला कितने रुपए नोट पर है, तो 500 रुपए के नोट पर है। स्क्रीनशॉट ले लेना, इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दिवस से क्वेश्चन आएगा, और ये दिवस देखो 4 ही इंपॉर्टेंट है। विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है, तो देखो विश्व पुस्तक दिवस पूछा जा रहा है 25 जून को, 5 जून को, 7 अप्रैल को, या 23 अप्रैल को। यूपी पुलिस में क्वेश्चन आ चुका है। अब देखो 23 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है। अगर हम आपसे पूछ लें सर 5 जून को क्या मनाया जाएगा, तो आप बताओगे कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। आप पूछोगे कि 5 जून को क्या मनाते हैं, अगर हम पूछ लेंगे तो क्या बताओगे, विश्व पर्यावरण दिवस बताओगे, इंपॉर्टेंट है। 7 अप्रैल को पूछ लेंगे तो विश्व स्वास्थ्य दिवस। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक कॉपीराइट दिवस। 16 सितंबर को अगर हम पूछ लेंगे तो बता देना कि ओजोन दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को ओजोन दिवस। अगर हम पूछ ले 14 सितंबर को क्या मनाया जाएगा, तो आप बता देना, तत्काल बता देना, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है, इंडिया विंस फ्रीडम आत्मकथा पूछी जा रही, तो किसकी, अबुल कलाम आजाद की है। किसकी हो जाएगी, अबुल कलाम आजाद की पुस्तक हो जाएगी। अगर हम आपसे पूछें इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसकी होगी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की होगी। और आज राजेंद्र प्रसाद से एक भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाते हैं। और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाते हैं। अब्दुल कलाम की पुस्तक, मौलाना अब्दुल कलाम की पुस्तक हो जाएगी। अबुल कलाम आजाद की पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम हो जाएगी, याद रखिएगा। एक पूछा जाता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की, सुभाष चंद्र बोस ने की। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, सुभाष चंद्र बोस ने दिया। और इंडियन स्ट्रगल पुस्तक किसकी हो जाएगी, सुभाष चंद्र बोस की हो जाएगी, याद रखिएगा। बाकी आपको इससे पहले एक सेट और हो गया है जिसमें हम लगभग 40 से अधिक क्वेश्चन करवाएं, उसको जाकर भी देख लीजिएगा, जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इस वीडियो के लिंक में भी डाल देंगे। और टेलीग्राम पर जाकर के आप पीडीएफ ज्वाइन कर सकते हो, और सभी साथियों के साथ शेयर करें। सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। नोटिफिकेशन ऑन करोगे ताकि आपको वीडियो की जो जैसे भी अपलोड करेंगे, आपको मतलब जैसे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा तत्काल। और कमेंट में जरूर बताइएगा कैसे रही क्लास, समझ में आई कि नहीं समझ में आई। समझ में आई है तो सभी के साथ शेयर कर देना। बाकी वीडियो को लाइक जरूर किया करो, जैसे लाइक करोगे तो हमको लगेगा कि हाँ आपने मतलब वास्तव में इस क्लास को देखा है, ठीक है। और बाकी सारे ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा जो ग्रुप आपके साथ तैयारी कर रहा हो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद।